आज हम अपने वादे के मुताबिक आपसे जो हमने कहा था कि जिस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न 10 प्रश्न दिए जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करते समय ही आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का ये आंसर है, जिससे कि भविष्य में जो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में उनसे प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। अगर ये प्रश्न बैंक रखे रहेंगे तो परीक्षा जो देने जा रहे हैं उनमें इन्हीं प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। ठीक, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम लोगों ने पढ़ा था उसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़े हुए 10 प्रश्न हैं जिनको हम लोग सॉल्व करा करके उनकी व्याख्या करेंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि यह प्रश्न उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पूछे जाने की संभावना या पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। तो इनको ध्यान में रख करके हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? नई दुनिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। क्योंकि जब आज के दौर में या जिस दौर में हम बात कर रहे हैं उस दौर में सबसे तेज चलने वाला, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला, सबसे अधिक इन्वेस्ट करने वाला जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका है। खास करके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो अमेरिका देश है वह अपने आप में पूरी दुनिया को बहुत से चीज़ों को देने का कार्य कर किया है। जैसे अमेरिका अपनी आज़ादी के बाद सबसे पहले उसने संविधान तैयार किया था जो पूरी दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। ठीक, उस संविधान में लोकतंत्र की बात की गई थी। अमेरिका आज़ाद होने के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया और ये सारी चीज़ें उस देश को समय समय पर समृद्ध करती रही, जिसका उदाहरण के रूप में पूरी दुनिया नकल करती रही। इस नाते उसे नई दुनिया के रूप में उसको व्याख्यायित किया जाता है। दूसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है, प्रश्न का सॉल्व करना है, राखी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ते हैं, जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम पढ़ते हैं तो इस भाग में हमको जिस पर्वतमाला को देखने को मिलता है ये पर्वतमाला कॉर्डिलेरा पर्वतमाला है, जिसकी एक चोटी राखी पर्वतमाला। आमतौर पर लोग राखी पर्वतमाला के रूप में पढ़ते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर जो पर्वतमाला स्थित है उसे राखी पर्वतमाला कहा जाता है। तो अगर आप सिर्फ इतने ही पढ़ रहे हैं राखी पर्वतमाला कहाँ स्थित है तो आप ये पढ़िएगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर जो पर्वतमाला पाई जाती है उसको राखी पर्वतमाला कहा जाता के नाम से पढ़ा जाता है, जो एक मोड़दार पर्वत के रूप में पढ़ी जाती है। तो राखी पर्वतमाला इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जब हम पूरे महाद्वीपों को पढ़ते हैं जो 7 महाद्वीप हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एशिया को। एशिया क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। उसके बाद नंबर आता है क्षेत्रफल में दूसरा महाद्वीप, वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप जो एक निर्जन महाद्वीप है जिसमें कोई रहते लगभग 140 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग गोल आकार का एक महाद्वीप है जिसका पूरा विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वह 5वें नंबर पर आता है। 6वें नंबर पर यूरोप आता है जो एक महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, जो अपने आप में विकास परंपरा के लिए जानी जाती विकसित महाद्वीप के रूप में भी उसको पढ़ा जाता है। और 7वें नंबर पे आता है ओशिनिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में भी पढ़ा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वह महाद्वीप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा उसके अन्य सहायक उनके अन्य देश जो प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, उनको पढ़ा जाता है। तो ये क्रम है 7 महाद्वीप का। तो तीसरे नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है आपको, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है सुपीरियर झील के रूप में जाना जाता है। यह झील मीठे पानी की झील के रूप में इसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसौरी है और दूसरी नदी है मिसिसिपी। यह दोनों नदियां मध्य उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से निकलती हैं और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के रूप में मिसौरी नदी को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा कहते हैं। किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? वह देश है आपका क्यूबा। क्यूबा जो है चीनी का कटोरा कहते हैं। आपको जब नक्शे में क्यूबा ढूंढना हो तो आप स्थलीय क्षेत्रों में मत जाइएगा। अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर क्यूबा खोजना हो तो स्थलीय क्षेत्रों में न जाइएगा। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, कैरिबियाई सागर वाला, उस कैरिबियाई सागर में क्यूबा एक देश, एक द्वीपीय देश के रूप में जाना जाता है। ठीक, यह एक साम्यवादी देश है। अब जाकर के इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, वरना यह अमेरिका का धुर विरोधी देश माना जाता है। ठीक है, ये रूस का समर्थक देश माना जाता था। तो क्यूबा केले के उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध कौन सा देश है? कौन सा देश ऐसा है जहां सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है? वह देश है जमैका। जमैका भी एक कैरिबियाई देश है। जमैका को हम लोग मध्य अमेरिकी देश के रूप में भी पढ़ते हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रूप में भी पढ़ते हैं। इनको भी नक्शे में पाने के लिए आपको कैरिबियाई महासागर का नक्शा देखना पड़ेगा और आप इनको भी एक द्वीपीय देश के रूप में पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रथम निर्यातक राष्ट्र कौन? मतलब कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो दुनिया में सबसे अधिक यूरेनियम का निर्यात करता है? वह देश है कनाडा। क्योंकि कनाडा के पास यूरेनियम का इतना बड़ा भंडार है, जिसके नाते वो अपनी आवश्यकता को रोक करके बाकी यूरेनियम का उन देशों को निर्यात करता है जो देश यूरेनियम का प्रयोग बिजली उत्पादन करने के लिए या स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में इनका प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का उत्पादन का नियम ये है कि उन किसी भी देशों को नहीं दिया जाता है जो देश परमाणु बम बनाने जैसे कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया सभ्यता का विकास किस देश में पाया जाता है? तो माया सभ्यता यह एक प्राचीन कालीन, क्योंकि कुछ वनडे के एग्जाम में ये पूछा गया था कि महाद्वीप दिए गए थे, सभ्यताओं का नाम दिया था, उनको मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे में क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ते हैं तो वह एशिया महाद्वीप, दक्षिणी एशिया महाद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार से माया सभ्यता उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली सभ्यता है। यह जो मैक्सिको और उसके नीचे वाले दक्षिणी में देश जो हैं वह सब माया सभ्यता के क्षेत्र में आने वाले देश माने जाते हैं। तो मैक्सिको का क्षेत्र माया सभ्यता के विकास का क्षेत्र माना जाता है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन शब्द महा अमेरिका के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रेड इंडियन का प्रयोग इसके मूल निवासी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम
अफ्रीका महाद्वीप, जिनका हम लोग कल विधिवत विवेचन किए थे, महाद्वीप को समझने का, पढ़ने का प्रयास किए थे, आज उनमें दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा महत्वपूर्ण महाद्वीप है और जिसे संभावनाओं का महाद्वीप भी कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में उसके रेगिस्तानी और पठारी क्षेत्रों में भी धन पैदा करने की रणनीति तैयार की जा रही है और उस महाद्वीप से जातीय संघर्ष समाप्त हो जाता है, तो वह एक संपन्न महाद्वीप के रूप में जन्म ले सकता है। तो आइए हम देखते हैं इस महाद्वीप से पूछे गए कौन कौन से क्वेश्चन, इसका आंसर है। किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा उत्तर से, मकर रेखा दक्षिण से गुजरती है। इन तीनों रेखाओं के गुजरने के नाते ही इस देश का यह क्षेत्र जो है लगभग 47 डिग्री अंश का क्षेत्र ज्यादा गर्म होने के नाते, पठारी और रेगिस्तानी होने के नाते वहाँ के मनुष्य जो रहते निवास करते मूल निवासी हैं, उनके ऊपर रंग का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न है, किस महाद्वीप को संभावनाओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को संभावनाओं का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि इस महाद्वीप में एक भी देश विकसित नहीं है। कुछ देश विकासशील हैं और ज्यादा देश अविकसित देश हैं। यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनमें सबसे अधिक अविकसित देश पाए जाते हैं। भूखमरी, गरीबी और अकाल का प्रतीक के रूप में इस महाद्वीप को जाना जाता है। लेकिन रेगिस्तानी और पठारी क्षेत्र होने के बाद भी अगर इसकी सही रणनीति बना करके इनका सही विकास किया जाए, इनमें जो जातीय संघर्ष इनको समाप्त किया जाए और इनको आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य उपनिवेश के रूप में न प्रयोग किया जाए, तो आने वाले 10-20 सालों में अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि मानव संसाधन के रूप में ये एक बड़ा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है और इस महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ हीरे का, सोने का, कोयले का खान पाया जाता है, उसका प्रयोग उस महाद्वीप में उद्योगों के विकास के लिए और आर्थिक संसाधन के लिए करके को हम एक संपन्न महाद्वीप के रूप में विकसित कर सकते हैं। नील नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। जब हम अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा बनाते हैं तो हमको देखने को मिलता है एक विक्टोरिया झील है। इस विक्टोरिया झील से यह नदी निकलती है और भूमध्य सागर में आकर के गिर जाती है। नील नदी मिस्र की वरदान कही जाती है क्योंकि यह मिस्र के बीच से गुजरती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र कृषि कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है तथा आवागमन के लिए भी नील नदी का प्रयोग किया जाता है। तो नील नदी मिस्र का आशीर्वाद के रूप में, उसको गिफ्ट के रूप में जानी जाती है, जिससे उसका विकास होता है। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर अमेजन आती है, लेकिन वर्तमान में कुछ नए स्रोत आए हैं जिनसे ये कहा जा रहा है कि अमेजन की जो नई लंबाई नापी गई है उसके हिसाब से अमेजन पहले नंबर पर है। अफवाह और लंबाई दोनों में नंबर 1 हो जाएगी और नील नदी दूसरे नंबर पर हो जाएगी। तो आने वाले समय में इससे जो और प्रमाणित तथ्य आएंगे फिर आपको उसकी सूचना समय से दे दी जाएगी। एटलस पर्वत का विस्तार किस महाद्वीप में? एटलस पर्वतमाला का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। हर महाद्वीप में आपको एक महत्वपूर्ण पर्वत पढ़ने को मिलता है कि उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी न किसी भाग में एक वलयाकार और किसी भी प्रकार के पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। तो अफ्रीका में हमको एटलस जो है नाम का पर्वत देखने को मिलता है। सहारा मरुस्थल का विस्तार है। सहारा मरुस्थल का विस्तार उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल का विस्तार उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के 10 देशों में पाया जाता है। जब हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ते हैं तो ये वाला जो भाग है, यह भाग सहारा रेगिस्तान के रूप में पढ़ा और जाना जाता है।
सारे रेगिस्तान इसी क्षेत्र, सहारा रेगिस्तान इस क्षेत्र में पाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है। लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर में इस क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर स्थित है। जब हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का ये जो नक्शा माना जाता है, तो इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ पर भूमध्य सागर का विस्तार पाया जाता है। भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करने का कार्य करती है। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करने का कार्य भूमध्य सागर का मुख्य कार्य माना जाता है। और ये उत्तर की तरफ है। संसार का सबसे बड़ा दलदली भूमि क्षेत्र कौन सा है? सूडान बेसिन। सूडान बेसिन संसार का सबसे बड़ा दलदलीय क्षेत्र माना जाता है। बेसिन का मतलब वह क्षेत्र होता है जहां पानी बहता हुआ पाया जाता है। सूडान एक देश का नाम है। इस देश में यह जो दलदलीय क्षेत्र है वह दुनिया का सबसे बड़ा दलदलीय क्षेत्र के रूप में इसे पढ़ा जाता है। मकर रेखा 2 बार किस नदी को काटती है? हमने आपको शुरू में बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो मकर रेखा 2 बार जिस नदी को काटती है वो है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, लौंग का सर्वाधिक उत्पादन किस महाद्वीप में होता है? लौंग का सर्वाधिक उत्पादन अफ्रीका महाद्वीप में होता है। पूरे दुनिया का 90% लौंग का उत्पादन अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता होता है और यहीं से पूरी दुनिया को लौंग का निर्यात किया जाता है। वैसे लौंग का उत्पादन भारत में भी होता है। मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप से मानी जाती है? मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। यह माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका निर्धारण डीएनए के आधार पर हुआ है। आज से लगभग 21 लाख साल पहले जो मानव अफ्रीका महाद्वीप में जन्म लिए थे वही स्थलीय मार्ग से या जलीय मार्ग से पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, जिन्हें हम ज्ञानी मानव कहते हैं। ये वही मानव थे जिन्होंने इस पूरे 6 महाद्वीप में अलग अलग कालखंड में जा कर के समय समय से जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती गई वैसे वैसे सृजन का काम करते रहे और प्रजनन के परिणाम स्वरूप इनकी संख्या धीरे धीरे हर महाद्वीप में बढ़ती गई और उस महाद्वीप की जलवायु के हिसाब से उनके रंग और रूप में परिवर्तन पाया जाता है। तो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से पूर्वी तट से मानी जाती है। इन्हें यह वह मानव है जिन्हें होमो सेपियंस मानव कहा जाता है, जिन्हें ज्ञानी मानव कहा जाता है। यह मानव वह मानव है जो सीधे खड़े होकर के चौपाए से 2 पाए में आ गए और सीधे खड़े होकर के चलने की क्षमता का इनके अंदर विकास हुआ और साथ ही साथ बोलने की क्षमता, मस्तिष्क का विकास, ये सारी चीजें इस चरण पे हमको देखने को मिलती है और ये सारे इस 6 महाद्वीप में इनका विकास पाया जाता है। क्योंकि जो 7वां महाद्वीप जिनको हम 7 महाद्वीप में पढ़ते हैं अंटार्कटिका, उसमें कोई भी उस महाद्वीप का मूल निवासी नहीं है। आज जितने भी लोग
अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज़्यादा है, वह सब किसी न किसी महाद्वीप के किसी देश के मूल निवासी हैं, जो वहाँ कुछ कालखंड के लिए, कुछ समय के लिए अनुसंधान के लिए गए हैं और अनुसंधान के पूरा होने के बाद वापस चले जाते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप क्योंकि इतना ठंडा है कि वहाँ मानव का निवास करना थोड़ा कठिन है, जिसके नाते वहाँ पर जा करके कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से मूल निवासी के रूप में नहीं रह पाया है। तो इनके साथ ये सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। आप लोग इनको मिला लीजिएगा। अगर इस संबंध में कुछ बात कहनी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा करके उससे संबंधित बातों को शेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि यह चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो आप इनको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, उनको बता सकते हैं, उनको रख करके डिबेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तभी होगा जब आप ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए नक्शे का प्रयोग करेंगे और नक्शे को रख करके इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। वरना अगर सिर्फ रटने की पद्धति को प्रयोग करेंगे तो आप रटेंगे, एग्जाम के बाद भूल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए अच्छा हो कि आप नक्शे को रख करके इनको पढ़ने का प्रयास करें, जिससे कि आपको लंबे समय तक वो आपके जहन में रहे और आप उसका प्रयोग समय समय पर परीक्षाओं में करके जीवन को सफल बनाए। परीक्षा में सफल हो और उसके बाद फिर आपका अपना जीवन सफल हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे अंटार्कटिका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे कि वो जो निर्जन महाद्वीप है वो वर्तमान में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है। धन्यवाद।